डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और जनसत्ता में जो भी बीपीएससी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज आए हुए हैं, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो देखेंगे बिहार इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल से संबंधित जो भी न्यूज आया है जो हमारे बीपीएससी के एग्जाम में पूछी जा सकती है उसको डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज में 3 ऐसे न्यूज आए हुए हैं जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है, विश्व जल दिवस पर बिहार को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो इस आर्टिकल में हमें ये देखना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, और इसमें जो बिहार को राष्ट्रीय सम्मान मिला है किसने दिया है और क्यों दिया है। भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय है, एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था विश्व जल दिवस के ध्यान में रखते हुए। तो विश्व जल दिवस कब होता है? तो 22 मार्च को, लेकिन ये कॉन्क्लेव हेल्ड किया गया था 23 मार्च को नई दिल्ली में। बिहार को जिसमें कि राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो बिहार को राष्ट्रीय सम्मान क्यों मिला ये देखो। सिंचाई गन्ना परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार के जल संसाधन विभाग को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला। क्यों मिला है ये अच्छे से देखो, जब डिटेल में देखते हैं हम। यह सम्मान राज्यों द्वारा 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त सिंचाई गन्ना परियोजना के अंतर्गत 7वीं लघु सिंचाई गन्ना, जल निकायों की द्वितीय गन्ना या फिर जल स्रोतों की प्रथम गणना तथा बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की प्रथम गणना को समयबद्ध व सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दिया गया है। कॉन्क्लेव किसने ऑर्गेनाइज किया था? जो वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव देखो यहाँ पे है। वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ? तो नई दिल्ली में। और इसको उद्घाटन किए थे जल शक्ति यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है CR पाटिल वो। और इस कॉन्क्लेव का थीम था इंडस्ट्री फॉर वाटर। कॉन्क्लेव का थीम क्या था? तो इंडस्ट्री फॉर वाटर। इस वाटर डे अगर पूछता है कब मनाया जाता है तो 22 मार्च। कब से मनाया जाता है? तो 1993 से। और किसके तत्वावधान में? तो UN जनरल असेंबली के तत्वावधान में। इसके अलावा इस बार का जो वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे, इसका थीम देखेंगे तो इस बार का थीम था वाटर एंड जेंडर। ये वाटर डे का थीम है। अगर बात करेंगे नेशनल वाटर डे कॉन्क्लेव जो हुआ है अभी 23 मार्च को, वाटर डे के लिए ही होता है अगले दिन, उसका थीम रखा गया इंडस्ट्री फॉर वाटर। और इसमें बिहार के जल संसाधन विभाग को एक राष्ट्रीय सम्मान मिला। इसके अलावा इस आर्टिकल से कुछ भी सवाल नहीं आएंगे। दूसरा न्यूज ये है कि भागलपुर जो बिहार का एक जिला है कि शाहकुंड में, शाहकुंड प्रखंड है, भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के प्रोजनी बाग में एक मैंगो के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जहाँ की इस पे रिसर्च किया जाएगा और इसको उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बेचने को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन चीज़ों को लेकर रिसर्च की जाएगी। इसको ही कहेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। तो भागलपुर के किस प्रखंड में बनेगा? तो शाहकुंड प्रखंड में बनेगा आम का एक्सीलेंस सेंटर। और आपको पता होगा कि जर्दालू आम को GI टैग मिला हुआ, इससे उसको वैश्विक पहचान मिलने में मदद मिलेगी। ये बस वन लाइनर था। नेक्स्ट न्यूज देखो, बिहार के जो है ना पटना में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। पटना में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, वहाँ पे सोमवार को बकरी उत्सव मनाया गया या उसका आयोजन रखा गया, बकरी उत्सव का आयोजन। तो ये नहीं पूछेगा कहाँ रखा गया, नहीं, इसमें बस ये इम्पोर्टेंट है। पूछता है अगर बीटल, ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, सिरोही या बरबरी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बकरियों का नस्ल है, दैट मीन्स बकरियों का ब्रीड है। क्योंकि एक बार पिछले 1-2 साल पहले न्यूज में था कि बकरी गोट सीमेंट सेंटर कहाँ बनाया गया है, गोट सीमेंट सेंटर, तो ध्यान रखना है गया जी में गोट सीमेंट सेंटर बनाया गया। और अभी न्यूज में है बकरियों का नस्ल, तो ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है बीटल, ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, सिरोही या बरबरी क्या है, तो ये बकरियों का नस्ल है। इसके अलावा इससे सवाल नहीं आएंगे। अब इसके अलावा जब हम आएंगे इजराइल और इसके कॉन्फ्लिक्ट पे, तो इस बार कुछ अलग न्यूज है कि ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा है। ईरान जो है, यहाँ देखो, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पहुंचा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। तो हम देखेंगे हमारे जो एग्जाम में आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है, कब बना है। तो इससे संबंधित ये देखो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसको हम रोम स्टैट्यू के तहत भी जानते हैं, क्योंकि रोम स्टैट्यू को 1998 में एडॉप्ट किया गया था। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है
वो इसी स्टैट्यू के तहत बना है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड कब बना है, तो ये 2002 में बना है। इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के हेग में अगर पूछता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग में है। इसका जुरिडिक्शन इन 4 मामलों में होता है: जिनोसाइड, वॉर क्राइम या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और क्राइम ऑफ एग्रेशन। इसके करंट प्रेसिडेंट जो है जज टोमोयो अकाने, जो कि जापान के हैं, वो है। अगर पूछता है बीबीएससी में तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है अभी, तो करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ध्यान रखना है टोमोको अकाने जो जापान से संबंधित है, ये है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कब हुआ, 2002 में। इसके अलावा यहाँ ये देखो, इंडिया का इसका मेंबर है, इंडिया आईसीसी का मेंबर है या नहीं है, ये जब देखते हैं हम लोग तो हमें पता चलता है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, नॉन मेंबर स्टेट्यू है इंडिया। और क्यों मेंबर नहीं है, तो 4 पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो। बट इसके इंडिया के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, यूएसए, चाइना, रसिया या फिर पाकिस्तान, इसका इन चारों कंट्री भी मेंबर नहीं है। इसके अलावा एक पॉइंट और देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या सेम है, तो आपको ध्यान रखना ये दोनों सेम नहीं है। आईसीसी और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो कि 1945 में ही बना था। और लेकिन जब बात होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये बना था कब, 2002 में रोम स्टैट्यू से। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये देखो तो इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्टेट को ही प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। दैट मीन दो स्टेट के बीच लड़ाई होगी तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। इंडिया किसका मेंबर है, किस कोर्ट का मेंबर है, तो इंडिया कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इंडिया मेंबर है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा भी तो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया, ये इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो इम्पोर्टेंट चल ही रहा है। कॉन्फ्लिक्ट डे बाय डे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो आगे आने वाले देखेंगे दिनों में क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था, पर्शियन गल्फ जो है, देखो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ हॉर्मुज या फिर ओमान की खाड़ी, इससे संबंधित हम लोगों ने मैप देखा था। आज देखेंगे कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो तो ईरान ने तो ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा इसके एवज में क्या हुआ है ना, कि रेड सी जो है, लाल सागर जो, इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले से तो है ही इम्पोर्टेंस। तो हम एक बार ये करते हैं ना कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसके मैप से रिलेटेड, तो इसका मैप एक बार अच्छे से देख लेते हैं रेड सी का भी, ताकि अगर एग्जाम में चलो पर्शियन गल्फ ना भी आए, अगर रेड सी आता है तो उससे सवाल मेरे सही हो सकते हैं। ये देखो, ये रेड सी हो गया आपका। रेड सी जो है, इसे कौन कौन सी बाउंड्री टच करती है, किस किस कंट्री की बाउंड्री टच करती है, तो वो देखो, यमन, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, और ये देखो छोटी सी कंट्री है जिबौती। इथोपिया नहीं करता है टच, बाउंड्री टच नहीं करता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो कौन कौन सी कंट्री टच करती है बाउंड्री, यमन, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबौती। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं डेस्से की मदद से, DESSEY, डेस्से। आप इससे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि रेड सी की बाउंड्री किससे टच करती है। इसके अलावा जब हम इसके एक्चुअल मैप के अंदर देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ एडन। और ये जो एक नैरो स्ट्रेट बन रहा है, जहाँ यहाँ जैसे गल्फ ऑफ हॉर्मुज बन रहा था, तो यहाँ भी देखो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करने वाली एक छोटा सा नैरो स्ट्रेट है, इसको कहते हैं बावल मांडेव स्ट्रेट। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बावल मांडेव स्ट्रेट बोलते हैं, जो कि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है। इसके अलावा जब हम रेड सी में इस साइड आएंगे तो यहाँ 2 पॉइंट है, देखो अच्छे से, एक सेकंड जूम हो गया। यहाँ पे ये देखो, जॉर्डन की साइड में एक छोटा सा कट लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकावा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, गल्फ ऑफ अकावा इंपॉर्टेंट है। और जब हम इजिप्ट के साइड से निकलेंगे, ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये वाला एरिया जो है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, देखो ये है ना सिनाई पेनिनसुला, यहाँ लिखा हुआ भी है। और जब सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट में जाएंगे तो ये इस वाले एरिया जो है गल्फ ऑफ सुएज है, इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ सुएज। और गल्फ ऑफ सुएज से जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ एक सुएज कैनाल बना हुआ है, सुएज नहर बना हुआ है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में बना था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखनी, इसी की तरफ से सुएज कैनाल बना हुआ है, इससे
इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। अगर ये वाला सुएज कैनाल बंद हो जाए तो फिर अफ्रीका पूरे घूम के यूरोप जाना पड़ेगा, इसे यहाँ रेड सी से निकल जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखो। अगर इसमें जो मैप दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी कोशिश ये होगी कि एक से दो बार और रिवाइज करवा दूँ आने वाले दिनों में, अगर फिर से चर्चा में रहता है तो इस वजह से ध्यान रखना है। और जब लास्ट में जब इसमें गल्फ पर्शियन गल्फ का मैप है तो ये भी देख ही लो। ये रहा पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों के बीच जो कनेक्ट करती है ये है गल्फ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री टच करती है तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूएई, और ये वाला एरिया जो है ये है ओमान का। तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये भारत के रणनीतिक तेल भंडार जो लगभग 2/3 भरे हुए हैं, इसको लेके जो हमारे पेट्रोलियम राज्य मंत्री हैं उन्होंने राज्यसभा में कुछ बोला है कि हमारे पास कितना है नहीं है। तो इन्होंने ये कहा है कि 9.5 दिनों की आपूर्ति का बैकअप है हमारे पास। और इसके अलावा भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, जो कि अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 88% आयात पर निर्भर है। और हमारे पास कितना कच्चा तेल है तो यह है 5.33 मिलियन टन। हमारे पास 5.33 मिलियन टन कच्चा तेल है, जो कि रणनीतिक भूमिगत भंडार के रूप में रिजर्व करके रखे हैं। और किन जगहों पे है तो विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पारदूर में है। इस पॉइंट को ध्यान रखो। अगर मैप देखोगे तो मैप में दिखा रहा हूँ, दिखाया भी हूँ पहले। यहाँ देखो इन तीनों की ही बात कर रही है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, कर्नाटक का बेंगलुरु और पारदूर, इन तीनों जगहों पे 5.33 मिलियन मीट्रिक टन हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने ये उड़ीसा में चांदरी खोले और पहाड़ुर में एक एक्सटेंशन बना के यहाँ भी पेट्रोलियम रिजर्व करने की कोशिश किया है। ये अगर पूछता है तो चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और पहाड़ुर में 2 जगह पे है, पहाड़ुर 2 है, इसको एक बड़ा किया जा रहा है। तो और पेट्रोलियम रिजर्व हमारे पास कितने हैं तो ये 3 तो चलो ऑपरेशनल है, इसमें लगभग अभी 66% भरा हुआ है, ये 100% फिल नहीं है इस वजह से। और इन दोनों पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा ध्यान रखो। आज की न्यूज़ में बस इतना ही है, तो आने वाले दिनों में हम देख लेंगे अगर रेड सी से कुछ न्यूज आता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे बिहार पीएससी टेस्ट सीरीज सर्च कीजिए या फिर बीपीएससी जर्नी 09 सर्च कीजिए। आपको डेली न्यूज़पेपर के पीडीएफ और एमसीक्यू जो होता है क्विज के माध्यम से हम लोग वहाँ डेली 10 से 12 एमसीक्यू अपलोड करते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी एग्जाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए, इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो यहाँ टेलीग्राम पे उपलब्ध होता है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं।